हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में ग्रुप 15 के बारे में कुछ उसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज इन सब के बारे में हमने जान लिया था। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन पावर, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। उसके आयोनाइजेशन एनर्जी का टर्म, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टर्म, इन सबको हमने कई बार पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ लिया है। ठीक है, कई बार पीरियोडिक टेबल में भी काम आया है और कई बार कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी इनकी ये वाली प्रॉपर्टीज, जैसे हो गया आपका एटॉमिक रेडियस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज में आए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पर। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। तो देखते हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। कल मैंने एक केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था, कैटिनेशन पावर। ठीक है बच्चों, कैटिनेशन एबिलिटी। तो कैटिनेशन एक्चुअली में होती क्या है? एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसा कुछ मैंने बताया था। पीपी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एनएन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों? एनएन में लोन पे रिपल्शन होगा। ऐसा कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर एनामोलस यहां पर मैं स्टार्ट करता है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, टेक्निक यूज ध्यान से समझना। फर्स्ट एटम ऑफ each group show different property some different properties other groups एटम। मतलब क्या होता है कि मतलब मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं, समझना बात को। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बात को ध्यान से समझना बच्चों। ये जो फर्स्ट एटम है वो आपका हर ग्रुप का एनामोलस बिहेवियर शो करेगा। कौन सा बिहेवियर शो करेगा? एनामोलस बिहेवियर शो करेगा। मतलब एनामोलस बिहेवियर मतलब कुछ अलग सी मतलब बिहेवियर होंगे इन सबके। ये अपने ग्रुप के हमेशा अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब अगर मैं बात करूं क्लोरीन हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन करेगा। अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन करेगा। बाकी सारे इन सबसे अलग थोड़ा बिहेवियर शो करेगा। ये इन सबसे अलग बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब वो प्रॉपर्टी है क्या उसको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, ये अपनी एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन समझ लेते हैं। रीजन है बच्चों इसका, सबसे पहले नाइट्रोजन आपका स्मॉलर साइज का होता है। कैसे साइज का होता है? स्मॉलर साइज का होता है। सेकंड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। तो देख लेते हैं। सेकंड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। थर्ड क्या होता है बच्चों? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आपका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। फोर्थ आपका क्या होता है बच्चों? यहां पर फोर्थ आपको क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। फोर्थ आपका होगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये तो ऑब्वियसली बात है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब अब आप देख सकते हो इन सब में, इन चारों कंपाउंड में डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, लेकिन यहां एब्सेंस होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा एनामोलस बिहेवियर को शो करता है। अब एनामोलस बिहेवियर में कैसे, तो देखना यहां पर, समझना यहां पर। नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म p pi bond। ठीक है, नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म p pi bond with कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा।
ठीक है। इन सब के साथ वो आपके क्या करता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो पी पाई बॉन्डिंग रखने की टेंडेंसी रखता है बच्चों, ठीक है। ड्यू टू द स्मॉलर साइज, अब देखो ड्यू टू द स्मॉलर साइज, ड्यू टू द स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज होने की वजह से ये ऐसा काम करता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो नाइट्रोजन आपका, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, नाइट्रोजन आपके N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। N2 के फॉर्म में कैसे, डबल बॉन्ड N। अब देखो यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये भी आपका क्या होता है, पी पाई, और ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या होता है, पी पाई। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी देखते हैं हम यहां पर हमारे 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। कितने पाई बॉन्ड होंगे बच्चों, यहां पर हमारे 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। उस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं इजीली। तो समझ लेते हैं अच्छे से, तो देख लेते हैं अच्छे से। यहां पर काफी इजी है कंसेप्ट। देखो यहां पर ये तो पी पाई आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर समझने के लिए, पी फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है, आर अनेबल टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई बॉन्ड, यह आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म करने में अनेबल होगा, ठीक है। आप मतलब फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी आपका पी पाई बॉन्ड को आपको फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझना, क्यों, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज है इसलिए ये आपका पी पाई बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ड्यू टू द लार्जर साइज, इसका रीजन क्या हो गया, ड्यू टू द लार्जर साइज इट डज नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें समझना, दे एग्जिस्ट, यहां पर बताया था पहले भी मैंने, दे एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ना, आर्सेनिक एंटीमनी हटा दो, फॉस्फोरस फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, फॉस्फोरस आपका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करता है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू ये आपका पी पाई बॉन्डिंग आपको समझ में आ जाएगी। जैसे POX3 में ये वाली जो पाई बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी, पी पाई डी पाई, ठीक है। ये वाली पाई बॉन्ड आपके कौन से होंगे, पी पाई डी पाई। ये सब मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बच्चों अच्छे से, ठीक है। एक हमारा होगा यहां पर PR और ये डबल बॉन्ड हो, यहां पर पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, पी पाई डी पाई होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। एक और ये भी हो सकता है, इस तरीके से काफी। अब देखो विटिक रिएजेंट में भी आपका वही होता है ना बच्चों, विटिक रिएजेंट आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, CH2 वाला ऐसा वाला। तो यहां पर पाई भी क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। और आर्सेनिक और फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक आपका क्या बना सकते हैं, डी पाई बॉन्डिंग विद ट्रांजिशन मेटल where PC2H5 whole thrice, where PC2H5 whole thrice, ठीक है, PC2H5 whole thrice, और यहां पर AsC2H5 whole thrice act as a ligand, ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, लिगेंड की तरह। अब ये डी पाई बॉन्डिंग कैसे बनाता है, समझना बात को ध्यान से। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से समझना, मेटल है, ठीक है।
ये हमारे पास मेटल आयन है। आपको मैंने कार्बोनिल बॉन्ड में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बताया था, अब इसको समझना। मेटल है, मेटल के साथ साथ ये फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस आपका इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझना। फॉस्फोरस, यहाँ पर फॉस्फोरस C2H5, ठीक है, C2H5 और यहाँ पर C2H5, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों, सिंपल है। अब ये अपना लोन पेयर है, वो किसको देगा, वो इसको देगा। अपना लोन पेयर ये आपको किसको देगा बच्चों, इस कंपाउंड को अपना लोन पेयर देगा। बात क्लियर है। तो इसका, तो ये अपना लोन पेयर इस कंपाउंड को देगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले लोन पेयर देके तो लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, लेकिन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में भी होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके मतलब फॉस्फोरस के किस में डालेगा, डी ऑर्बिटल में। फॉस्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डालेगा, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। यहां पर कौन सी बॉन्डिंग कर जाएगा बच्चों, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब मैंने जैसा आप लोगों को पढ़ाया था सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड, यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाएगी। और सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू ये मतलब फॉस्फोरस और वो आर्सेनिक डी पाई बॉन्डिंग करेगा विद ट्रांजिशन मेटल। इस लाइन को ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है बच्चों, स्टेटमेंट वाला, तो थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते बच्चों इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, उसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड। कंपाउंड्स ऑफ P15 ग्रुप एलिमेंट। इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास क्या आता है बच्चों, हाइड्राइड्स, ठीक है। सबसे पहला कंपाउंड क्या आता है बच्चों हमारे पास, हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले हाइड्राइड्स में हम लोग समझेंगे कि all elements of 5th A group can form hydride with general formula EH3। E का मतलब यहाँ E का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वेयर E इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है, दीज आर E, ठीक है। तो यहां पर इस बात को ध्यान से समझो कि यहां पर आप लोगों का क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर आप लोगों का ये कंपाउंड मतलब कौन सी फॉर्म में, EH3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो होता है बच्चों, अब मैं एक एक करके आप लोगों को सारे कंपाउंड के बारे में बताता हूं। जैसे आपका NH3, PH3, ठीक है, ASH3, SBH3, ठीक है, BiH3, इसका नाम अमोनिया, इसका नाम फॉस्फिन, इसका नाम आर्सिन, इसका नाम एंटीमीन, इसका नाम स्टीबिन और इसका नाम बिस्मिथिन, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम होता है। फिर से सुन लो, अमोनिया, फॉस्फिन, आर्सिन, स्टीबिन, बिस्मिथिन, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर NH3 तो एग्जिस्ट करता है। अब इसी पॉइंट में NH5 डज नॉट एग्जिस्ट, NH5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द absence of वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल के एब्सेंस होने की वजह से यह आपका NH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है बच्चों। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब BH3 के बारे में, BiH5 डज नॉट एग्जिस्ट
डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसा आप लोग जानते हो बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में डाउन द ग्रुप जाते तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है, लेकिन अगर BiH5 होगा तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +5। तो ये BiH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बच्चों? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका BiH5 एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन सब में बात करेंगे तो इन सब में आपका PH5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, ASH5 भी एग्जिस्ट नहीं करता और SBH5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। तीनों एग्जिस्ट नहीं करते। तीनों का सिमिलर रीजन है। तीनों का हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर रीजन। क्या कि यहां पर मतलब D sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन cannot define for these hydride। अब बात को ध्यान से समझना है। मैंने आपको हाइड्राइड में मतलब मैंने आपको जब मैंने sp3d हाइब्रिडाइजेशन बताया था उसमें मैंने बोला था कि फॉस्फोरस के साथ अगर कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज क्रिएट करेगा और पार्शियल प्लस चार्ज क्रिएट करने की वजह से ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस, तो इस पर पार्शियल प्लस चार्ज क्रिएट करने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स आने की वजह से यहाँ पर आपके क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर आपके बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी। यहाँ पर आपके क्या पॉसिबल हो जाएगा बच्चों? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बट इन केस ऑफ ध्यान से समझना, अगर मैं हाइड्रोजन का केस लूंगा, ये क्वेश्चन मैंने सिमिलर क्वेश्चन आपको करवाया था केमिकल बॉन्डिंग में, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका बहुत ही ज्यादा लो होगा या फिर होगा ही नहीं, नेग्लिजिबल, क्योंकि आपका क्या होता है बच्चों? यहां पर हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम होती है। सो दैट्स वाई यहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा और अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से आपका डी ऑर्बिटल की एनर्जी, अट्रैक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल पास नहीं आएगा और अगर मॉलिक्यूल पास नहीं आएगा तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी जनरली क्या होती है? डी ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या होती है? डी ऑर्बिटल का रेडियस भी ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस चार्ज की वजह से इस एनर्जी गैप को कम कर दिया करता है ये, लेकिन यहां पर पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस चार्ज ना आने की वजह से इस एनर्जी गैप को कम नहीं कर पाएगा। जब इस एनर्जी गैप को कम नहीं कर पाएगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन से हमको क्या समझ में आता है? अप्रोक्सीमेट सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अप्रोक्सीमेट सिमिलर एनर्जी कहां हुई? इसकी बहुत ज्यादा हो गई। तो इन द केस ऑफ PH5 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट डिफाइन, सो दैट्स व्हाई these molecules are not exist। ये मॉलिक्यूल आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ मैंने बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। एक बार आप केमिकल बॉन्डिंग में जाके फिर से देखिए, नहीं तो फिर से इसको समझने का एक और बार कोशिश करते हैं। यहां पर पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा, जो कि क्या करेगा? डी ऑर्बिटल की जो हायर एनर्जी है उसको कम कर देगा और उसको क्लोज ले आएगा। किसके? sp ऑर्बिटल के एनर्जी के क्लोज लेकर आ जाएगा। लेकिन यहां पर पार्शियल प्लस चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आने की वजह से इस डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी हायर है वो हमेशा के लिए हायर ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होने की वजह से ये आपके क्या होते हैं बच्चों? ये आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम समझते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको अब हम ध्यान से समझते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, काफी इजी पॉइंट है। ठीक है, तो अगला
प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। अब हमको प्रिपरेशन मेथड के बारे में समझना है कि प्रिपरेशन मेथड हाइड्राइड का हम किस तरीके से करते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड मैं आपको सिंपली समझाता हूं। देखो मेटल चाहे मेटल क्या ले, नाइट्राइड ले, फोस्फाइड ले, आर्सेनाइड ले, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ कि मेटल नाइट्राइड लिखने की बजाय मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मेटल नाइट्राइड लिखने की बजाय सारे कंपाउंड आपके मेटल के साथ किस तरीके से बॉन्ड करेंगे मैंने आपको बता रखा है। तो यहां पर देखो Zn3n2, ठीक है, ये मैंने बना दिया मेटल नाइट्राइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब भी नाइट्राइड, फोस्फाइड, आर्सेनाइड इन सब का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमेशा आपका क्या बनेगा, हाइड्राइड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो यहां पर N2 का हाइड्रोलाइसिस कराया तो सबसे पहले अमोनिया निकाल दो और साथ में क्या बना दो, ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं एक और लिखना चाहूं, देखो मैग्नीशियम फोस्फाइड, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पूछी जा चुकी है बच्चों, कहीं ना कहीं घुमा के पूछ लेता है ये। अब देखो ये PH3 का जब भी P2 का जब भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, फोस्फिन बन जाएगा और यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। साथ साथ याद करते हुए चलो बच्चों, ठीक है। अगर मैं Na3N का हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा सोडियम नाइट्राइड का जब भी मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, NaOH, और नाइट्राइड है तो क्या बनेगा, अमोनिया बन जाएगा, नाइट्राइड है तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। इसी तरीके से हम एक और देख सकते हैं, अगर मैंने एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम OH हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होगा। अगर नाइट्राइड होगा तो अमोनिया, फोस्फाइड होगा तो फोस्फिन, आर्सेनाइड होगा तो आर्सिन, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर रिएक्शन को प्रोग्रेस होगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे तो इसके लिए हम एक कॉमन रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चों। इसके लिए मैं आपको कॉमन रिएक्शन लिखवा जाता हूँ एक दो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कॉमन रिएक्शन लिखवा जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो इन सब के लिए मैं एक कॉमन रिएक्शन लिखता हूँ, देखो M3A2, ठीक है, वेयर E इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। रिएक्शन करेंगे H2O के साथ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या बनेगा बच्चों, EH3 बन जाएगा और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, MOH होल ट्वाइस, ठीक है। यहां पर मैंने M की जगह मैं Zn ले लेता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ZnOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। E आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, काफी इजी है। ये मैंने कॉमन रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड है। ये तो प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट हो गया। अब सेकंड जो मेथड होगा बच्चों, वो आप लोग कहीं हद तक जानते हो। जैसे मैंने बात किया कि EX3 मतलब हेलाइड ऑफ ग्रुप 15 का अगर मैं हेलाइड लूंगा, हेलाइड की रिएक्शन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराऊंगा तो आपका क्या होगा, H चला जाएगा E के साथ। ये आपका सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ H माइनस होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों, सोर्स ऑफ H माइनस। जैसा मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो ये आपका यहां चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, EH3 कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, EH3 कंपाउंड, और साथ में यहां पर लिथियम के साथ वो हेलोजन आ जाएगा और एल्यूमिनियम के साथ भी यहां पर हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो कि इस तरीके से भी हम यहां पर हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्राइड ऑफ
ग्रुप 15 का हाइड्रेट। इस तरीके से इजीली हम इस रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो रिएक्शन आई, पहली कौन सी, हाइड्रोलाइसिस, सेकंड कौन सी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये रिएक्शन मैंने आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में बता रखी है। देखो, अगर आप इस रिएक्शन को BCl3 के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराओगे, BCl3 में बोरोन फैमिली की बात कर रहा हूं अभी, बोरोन फैमिली में मैंने ये रिएक्शन लिखवाई थी, बोरोन फैमिली में मैंने ये वाली रिएक्शन लिखवाई थी। और जिन बच्चों का ये बोरोन फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है वो यहीं से समझ ले, ठीक है। तो हेलोजन आ जाएगा, तो हेलोजन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, BH3, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिथियम Cl और एल्यूमिनियम Cl3। लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके यहाँ पर कौन से फॉर्म में बन जाएगा, B2H6 फॉर्म में। मैंने ऐसा रिएक्शन आपको वहां पर लिखवाया था। तो इस रिएक्शन का रिवीजन यहाँ पर भी हो गया। तो अभी हम रिवीजन को साथ साथ लेके ही चलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पिछले जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है वो मैं बार बार आपसे टच में लाता जाऊंगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है बच्चों, वाई ग्रुप 15 फैमिली इज कॉल्ड निकोजन फैमिली। ये क्वेश्चन है, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट को हम निकोजन फैमिली क्यों बोलते। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर पूछे जाने वाला, और बोर्ड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन आपसे जेई में भी घुमा के आपसे ऑप्शन में जेई एडवांस में आप लोगों से पूछ सकता है, और नीट में भी करेक्ट स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या होता है, PH3 हाइड्राइड ऑफ PH3, ASH3 और SbH3, ये तीनों जो हाइड्राइड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइजनस। ये सारे के सारे आपके कौन से पॉइजन बिहेवियर शो करते हैं। अब पॉइजन बिहेवियर शो करने की वजह से इन पूरे फैमिली का नाम क्या पड़ गया बच्चों, निकोजन फैमिली, ठीक है। ये इनके जो हाइड्राइड होते हैं मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट के जो हाइड्राइड होंगे आपके पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस होने की वजह से वो आपके क्या हो गए, निकोजन फैमिली। तो हम बोल सकते हैं कि इसका नाम निकोजन फैमिली क्यों आया बच्चों, सिंपल स्टेटमेंट है। निकोजन फैमिली क्यों बोलते हैं इसको हम निकोजन फैमिली इस वजह से बोलते हैं कि हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज पॉइजनस इन नेचर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, निकोजन फैमिली। तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, अब हम इसका स्ट्रक्चर, इसके जो हाइड्राइड होते हैं इसके स्ट्रक्चर। हाइड्राइड ज्यादा अच्छे से, हाइड्राइड अक्सर पूछा जाता है और इसमें हाइड्राइड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधी बातें तो हम यहीं पर कवर कर लेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो आधी बातें तो हम यहीं पर आप लोगों का कवर कर लेंगे। देख लेते हैं बच्चों, 2 मिनट। दो मिनट देख लेते बच्चों। देखो अब हाइड्राइड के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। हाइड्राइड के स्ट्रक्चर को हम कैसे समझेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, EH H H, इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों। जैसे मैं बनाना चाहूं NH3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा बच्चों। अगर मैं PH3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, और अगर मैं ASH3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा बच्चों, और SbH3 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो वो भी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और बिस्मिथ का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो वो भी कैसे बनेगा बच्चों,
कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर की क्या होगा बच्चों इसका, पिरामिडल। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों इसका, पिरामिडल। अब इसका स्ट्रक्चर आपका पिरामिडल है, ध्यान से समझना। जब इसका स्ट्रक्चर आपका पिरामिडल होगा तो अगर मैं बात करूंगा बॉन्ड एंगल और ऑर्डर की, तो बॉन्ड एंगल ऑर्डर को समझना है बच्चों, बॉन्ड एंगल ऑर्डर को समझना है ध्यान से। अब मैं बॉन्ड एंगल के लिए दो कंपाउंड ला लेता हूं, ध्यान से समझना। बॉन्ड एंगल वैसे आपका NH3 का ज्यादा होगा, फिर PH3, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया फिर मैं एक और बार बता रहा हूं, एक और बार ध्यान से समझना बच्चों बॉन्ड एंगल के बारे में। अब देखो बॉन्ड एंगल के मैं 2-3 रीजन बताऊंगा। देखो रीजन बॉन्ड एंगल वाला देखते हैं यहां पर, NH, यहां पर PH, H। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका हाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है कि एक्चुअली में यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन नाइट्रोजन एटम is not diffused, ऐसा भी बोला गया है कहीं, is not diffused का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। diffused का मतलब फैला हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके दूर दूर है। ठीक है, अब इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन phosphorus atom is diffused in nature। तो अब समझना बच्चों यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, डिफ्यूज्ड इन नेचर मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो फॉस्फोरस एटम पे क्या होगा बच्चों, दूर होगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका पास होगा। ठीक है, पास होगा तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर ध्यान से समझना, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन क्या होगा बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके नाइट्रोजन डिफ्यूज नहीं होगा तो लोन पेयर और बोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, लोन पेयर एंड बोन पेयर रिपल्शन विल बी लेस, रिपल्शन विल बी लेस एज कंपेयर टू PH3। ठीक है, अब देखो डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज होने की वजह से ये क्या करेगा, हाईली रिपल्सिव का लगाएगा, हाईली रिपल्शन लगाएगा। अगर ये आपका डिफ्यूज्ड होता है तो हाईली रिपल्शन लगाता है। ये यहां पर समझ लेंगे इस तरीके से, नहीं तो मैं आपको समझूंगा कि यहां पर मैं समझाने का एक और तरीका क्या होता है कि यहां पर जो देखो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो क्या ये डिफ्यूज्ड है, नहीं है ना। जब ये आपका डिफ्यूज्ड नहीं है तो यहां पर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन ज्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, यहां पर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन ज्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू लोन पेयर बोन पेयर। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस कंडीशन में बोन पेयर रिपल्शन ज्यादा एक्ट करेगा, बोन पेयर रिपल्शन इन NH3 ज्यादा एक्ट करेगा एज कंपेयर टू व्हाट, PH3। तो PH3 में बोन पेयर रिपल्शन, देखो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन तो लेस एक्ट करेगा, वो मैंने बता दिया, लेकिन ये आपका क्या करेगा, ज्यादा एक्ट करेगा। अभी ज्यादा एक्ट करेगा तो यहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब यहां पर डिफ्यूज नहीं होगा, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। देखो ये अगर आपका डिफ्यूज नहीं होगा तो यहां पर लेस रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन होने की वजह यहां पर क्या होगा, दूर होगा मतलब लेस रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल अपने आप को वाइड नहीं करना चाहेगा। अब दो टर्म है, ध्यान समझो, लोन पेयर बोन पेयर के बीच तो रिपल्शन लगेगा, लेकिन इसके बीच जो रिपल्शन लगेगा वो कम लगेगा, इसके बीच ज्यादा लगेगा। तो बॉन्ड क्या आ जाएगा बच्चों, अपने आप बॉन्ड आपका अपने आप नीचे आ जाएगा। और लेकिन यहां पर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन ये जो बोन पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगने की वजह से बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस।
तो यहां पर इस चीज में बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल आपका NH3 का ज्यादा होता है, लेकिन इन सब का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसको डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल भी हम बोल सकते हैं। ड्रैगोज रूल क्या होता है? ड्रैगोज रूल में क्या होता है कि यहां पर ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, ये भी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, दो तीन कंसेप्ट है समझाने के लिए। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इस हिसाब से बताया था, तो इसी हिसाब से आप लोग समझ लो, ठीक है। दोनों पॉइंट है तो मैंने दोनों पॉइंट की बात कर ली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज रूल के वजह, ड्रैगो रूल क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल इन PH3AsH3 and SbH3 hybridization is not defined. Hybridization is not defined, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपका डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन? हम ऐसा क्या सी चीज है जो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होगा? यहां पर ड्यू टू द 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, we suppose that here only atomic orbital will overlap, मतलब यहां पर हमारा क्या एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा। तो इस चीज को ध्यान से समझना, हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर डिफाइन नहीं होता, और हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होने की वजह से 90 डिग्री एंगल होने की वजह से हमने क्या वी सपोज दैट हियर ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप, मतलब केवल और केवल एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा। इस वजह से इसका एंगल सबसे कम होता है, और सबसे कम BiS3 इसका 93 के अप्रोक्स होता है, और इसका आपका 92, इसका 91 और इसका भी 91, तो इसको अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री मैंने बोल दिया है, ठीक है। कुछ ऐसा ही एंगल होता है बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहां पर एंगल को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे, नेक्स्ट कैरेक्टर को समझते हैं बच्चों। अब हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को समझते हैं अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। NH3 का लोन पेयर आपका डिफ्यूज नहीं होता, मतलब नाइट्रोजन एटम के पास होता है, और इसका लोन पेयर अगर आपका डिफ्यूज होता है, ठीक है। इसका लोन पेयर आपका क्या होता है बच्चों? डिफ्यूज होता है, ठीक है, हाईली डिफ्यूज होता है। अब ध्यान से समझना बच्चों यहां पर कि बेसिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। PS3 SbH3, 2 मिनट, AsH3 SbH3, और यहां पर आ जाएगा BiH3, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर लोन पेयर, यहां पर जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, वो आपका किस पर? sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, सॉरी sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। लेकिन इन तीनों में, इन चारों में अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल लोन पेयर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, लोन पेयर आपका s ऑर्बिटल में प्रेजेंस होगा, और s ऑर्बिटल में प्रेजेंस होगा तो न्यूक्लियाई के सबसे क्लोजर होगा, तो s ऑर्बिटल विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियाई, s ऑर्बिटल विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियाई, s ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियाई के क्लोजर होगा। जैसे ही s ऑर्बिटल न्यूक्लियाई के क्लोजर होगा तो इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर
ठीक है, लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को डोनेशन नहीं कर सकता, ये अपने लोन पेयर को ज्यादा डोनेशन कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर विच कैन डोनेट लोन पेयर, जो लोन पे डोनेट कर सकता है वो आपके बेसिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों, आपका NH3, उसके बाद क्या आएगा PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SBH3, उसके बाद BIH3। तो ये तो था हमारा बेसिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर शायद से बच्चों मैंने आपको वहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से लेस डिफ्यूज होता है बच्चों, लेस आपका डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा। तो सॉरी बच्चों, उसको करेक्ट कर लेना। NH3 में आपका लेस डिफ्यूज्ड होगा, ठीक है, लेस डिफ्यूज्ड होगा, और PH3 में हाईली डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, हाईली डिफ्यूज्ड होगा। तो डिफ्यूज होने की वजह से अगर मैंने लेस डिफ्यूज लिखा है तो उसको करेक्ट, अगर मैंने हाईली डिफ्यूज लिखा है इसके अंदर तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, लेस डिफ्यूज होगा और PH3 का लोन पेयर हाईली डिफ्यूज्ड होगा। इस तरीके से चेक कर लेना मैंने क्या लिखा है अभी। ठीक है, इसको चेक कर लेना। यहां तक बेसिक कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों कौन सा, नेक्स्ट कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी ये सारे के सारे आपके कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, NH3 की, PH3 की, और ASH3 की, SBH3, देन आफ्टर आपका BIH3। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। बस इस चीज को ध्यान रखो। इनकोवेलेंट कंपाउंड, इनकोवेलेंट, नॉट फॉर आयोनिक। ठीक है, इनकोवेलेंट आयोनिक के लिए नहीं है, नॉट फॉर आयोनिक। ठीक है, आयोनिक के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, फजान रूल या फिर लटाइस एनर्जी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बात क्लियर है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन शो करेगा, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन शो करेगा बच्चों, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। और जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा इसका मतलब वो अपने में से हाइड्रोजन का रिमूवल करेगा। अब देखो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या ये इजीली अपने में से हाइड्रोजन को डोनेट कर पाएगा, नहीं। तो कौन करेगा बच्चों, BIH3। तो BIH3 अपने में से इजीली हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, इसलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा किसका होगा, BIH3 का। इस बात को ध्यान रखो अच्छे से, काफी इजी कंसेप्ट है। आई होप सो कि आपको यहां तक इजीली समझ में आ गया होगा। ये तो था आपके हाइड्राइड्स के बारे में, ये सब आपके किसके बारे में था बच्चों, आपके हाइड्राइड्स के बारे में। अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो NH3 in NH3 hydrogen bonding are present, so that's why it has high melting point and boiling point, but for other hydride we will see intermolecular attraction force। हम उसके बीच क्या देखेंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे, लाइक व्हाट, वांडरवॉल फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स
और आपके इस टाइप के फोर्स हम देखेंगे, मतलब सिंपली बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर आर्सेनिक हाइड्राइड से BiH3 हाइड्राइड तक मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बच्चों? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, मास नंबर ज्यादा है तो मोलिकुलर मास ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज्यादा होता है, क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज्यादा होता है? क्यों होता है? क्योंकि NH3 के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर सोल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, सोल्युबिलिटी इन वाटर, ओनली NH3 कैन soluble, only NH3 is soluble in water, due to the presence of H बॉन्डिंग होने की वजह से केवल और केवल कौन आपका सोल्यूबल होगा बच्चों? NH3 आपका सोल्यूबल होगा। तो इस तरीके से हमने पूरे हाइड्राइड को खत्म कर दिया। हाइड्राइड हमें आई होप सो कि आप लोगों को हाइड्राइड के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों किसके बारे में? अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्साइड्स के बारे में। तो ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। बेटा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं वापस से रिपीट करूंगा, वो मैं इसी चैप्टर में, मतलब इसी में अगला मैं पढ़ाऊंगा कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। तो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 में अभी तो मैं सारे कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा कैसा होगा, कौन सा कैसा होगा, लेकिन आगे जाके मैं आपको हर कंपाउंड के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड सबके बारे में बताऊंगा। तो अभी इसको ध्यान से याद करते हुए भी चलिए बच्चों, ताकि आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसके कौन कौन से होते हैं? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, इसके कौन कौन से होंगे? P2O5, P2O4, P2O5, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? AS2O3, AS2O5, इसका क्या होगा? Sb2O3, Sb2O5, इसका क्या होगा? Bi2O3 और Bi2O5, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें से सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्साइड कौन बनाता है? नाइट्रोजन। देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना होगा बच्चों? देख सकते हो आप लोग, N2O का होगा यहाँ पर 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे ज्यादा आपका जो ऑक्साइड बनाने वाला कंपाउंड है वो कौन है बच्चों? आपका नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखो इसमें नाइट्रोजन कैन फॉर्म higher number of oxides due to the ability to formation of p-pi bonding, मतलब p-pi बॉन्डिंग के एबिलिटी, p-pi बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की एबिलिटी के लिए ये आपका क्या करता है? हायर नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखता है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर काफी इजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स
हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स कैन शो कोवेलेंट कैरेक्टर हाईली। कोवेलेंट कैरेक्टर हाईली मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। तो देख सकते हो बच्चों P2O, P2O3 और P2O5 इनमें से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, P2O5 का, अकॉर्डिंग टू फजान रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चों, फजान रूल के हिसाब से। बात क्लियर है। फजान रूल में क्या होता है, कैटायन का देखते हैं तो यहाँ पर कैटायन +5 है, ये आपका +2 है। तो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उस पर चार्ज ज्यादा होगा तो वो पोलराइजेशन पावर उसकी बढ़ेगी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी हम एनायन के लिए देखते हैं। पोलराइजेबिलिटी हम किसके लिए देखते हैं बच्चों, पोलराइजेबिलिटी फॉर एनायन। पोलराइजेबिलिटी हमारी एनायन के लिए होती है, और पोलराइजेशन पावर हमारा किसके लिए होता है बच्चों, पोलराइजेशन पावर विल बी कैटायन। पोलराइजेशन पावर हमारा किसके लिए होता है बच्चों, कैटायन के लिए होता है। बात क्लियर है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड इज, अब समझना, अगर मैं एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में नीचे की ओर मूव करूंगा तो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड्स इन बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड विल बेसिक इन नेचर। मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि, यहाँ पर मैं सिंपल बोलता हूँ N2O5 और P2O5 दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, N2O5। क्यों, नीचे जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। नीचे जाने पर क्या हो रहा है बच्चों, आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से आपका बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ ऑक्साइड्स के बारे में बताया। यहाँ पर काफी इजी है, देखो NO2 और N2 ये भी लिख लो आप, यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि NO2 और N2O और NO ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, आपके न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, अब ऑक्साइड का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, देखो बच्चों ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन मेथड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन मेथड हम कैसे करेंगे समझना। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड्स, मैं अभी जनरल बता रहा हूं, जनरल मेथड बता रहा हूं, बाकी तो हम आगे सीखेंगे। अगर मैं फॉस्फोरस की रिएक्शन, अगर मैं O2 एयर लिमिटेड के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, P2O3 बन जाएगा। लेकिन अगर P4 की रिएक्शन O2 एयर और मैं एक्सेस अमाउंट में कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, P2O5। ठीक है, लेकिन यह आपका इस फॉर्म में नहीं होता, यह आपका क्या क्या होता है, P4O6 और ये आपका P4O10। ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये सारे के सारे आपके जो होंगे वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्सेनिक की रिएक्शन और Sb की रिएक्शन, अगर मैं O2 के साथ कराऊंगा तो आर्सेनिक का बन जाएगा H2O4 और यहाँ पर Sb4O6 बनने की है, और साथ और इसके साथ क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बनेगा AS4O10 / Sb4O10, ये भी बन जाएगा। देखो इस तरीके से सिंपल है इसका प्रिपरेशन मेथड हमारा काफी सिंपल है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। Bi2O3 क्या होता है बच्चों, बेसिक ऑक्साइड होता है, और ध्यान रखना ये आपका आयोनिक इन नेचर होता है, ठीक है, आयोनिक इन नेचर होता है और बेसिक ऑक्साइड होता है। इसीलिए जब भी ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, BiNO3 होल थ्राइस प्लस, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, H2O रिलीज करेगा। आप लोग जानते हो ना कि अगर
ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराते हैं तो H2O आपका निकलेगा, वाटर आपका निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपल रिएक्शन था, ये वाला ध्यान रखना बच्चों, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों। हमारे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, हैलाइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों, काफी हद तक हो चुका है। अब हम जब कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको काफी डेप्थ में बताऊंगा, इसके बारे में काफी ज्यादा डेप्थ में बताऊंगा। अभी मैं अब बात करते हैं बच्चों हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। देखते हैं अब यहां पर हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब देखो ग्रुप 15, ग्रुप 15 में क्या होगा, इट कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड लाइक व्हाट, EX3 और EX5। दो टाइप के हैलाइड फॉर्म करेगा ये। कितने टाइप के हैलाइड फॉर्म करेगा बच्चों, ये आपके दो टाइप के। एक कौन कौन से, एक आपका EX3 और एक आपका कौन सा फॉर्म करेगा, EX5। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम EX3 टाइप हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, EX3 टाइप हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, EX3 टाइप का हैलाइड्स हमारा क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझ लेते हैं अच्छे से, काफी इजी है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन फॉर्म NF3, NCl3, NBr3 और NI3, ये आपके हैलाइड फॉर्म करेंगे। अब बात को ध्यान से समझना, ये वाला आपका स्टेबल होगा। ठीक है, ये आपका उतना स्टेबल नहीं होगा, ये आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि स्मॉलर एटम है, दोनों आपके स्मॉलर एटम है, और स्मॉलर एटम दोनों या दोनों आपकी जब स्मॉलर एटम है तो स्मॉलर एटम के बीच की क्या होगा, स्मॉलर एटम्स के बीच की क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होगी। लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर ये वाला एटम बड़ा है, ये वाला एटम बड़ा है, ये वाला एटम बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपका फॉर्म नहीं होगा। आई होप सो कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है इसी में कि NBr3 और NI3, ये आपका जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली पूछा गया था, यही कंसेप्ट था। ठीक है, NBr3 NI3 इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिनेट्स। ठीक है, ये इनडायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है देखो, अमोनिनेट्स का मतलब होता है NBr3.6NH3 इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और NI3 आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा अमोनेट्स की, तो Ni3 6NH3 की रिएक्शन जब मैं कराऊंगा, यहां पर मैं हीट दूंगा तो यहां पर N2 गैस निकलेगी और साथ में आपके HI बनेंगे, और HI बनने के साथ साथ यहां पर 3 मोल ऑफ यहां पर आपका 3 मोल ऑफ अमोनिया भी निकलेगा। इस तरीके का आपका पूरा मिक्सचर निकलता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान से समझो। NH3 भी निकलेगा, HI भी निकलेगा, N2 भी निकलेगा। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि इसकी रिएक्शन कराने पर कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, बस ये था। अगर मुझको पता होता कि ये दोनों अमोनियाइड्स बनाते हैं तब मैं कर सकता था। ठीक है, यहां पर मुझे दिया हुआ था ए कंपाउंड्स, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन कराने पर HI और ये कंपाउंड बनेगा, और अमोनिया फिर आगे हमको कुछ और यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ था B और C करके। तो पहले हमको कंपाउंड्स के बारे में पता पड़ेगा, तभी तो हम रिएक्शन करा पाएंगे। ये इस तरीके से जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, घुमा के, मतलब पूरे अच्छे से पूछा गया था, और इसमें हमारी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझो यहाँ पर। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, और यहां पर ध्यान से समझना, विद एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन के साथ आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना, एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा।
अब यहां पर ध्यान से समझना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, PX3 AXX3 और SBX3 आर कोवेलेंट इन नेचर। ये आपके कोवेलेंट इन नेचर होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, कोवेलेंट इन नेचर होंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अब लेकिन आपका क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर अब देखो अगला पॉइंट इसमें समझ लेना बच्चों, ये पॉइंट के हिसाब से डाल लेना। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूं कि BiX3, देखो BiF3, BiCl3, BiBr3 और BiI3, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि, अब देखो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि ये एक्चुअली में यहां पर जो ये होगा, इसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयोनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। दोनों कैरेक्टर होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, प्योरली कोवेलेंट कैरेक्टर। BiF3 क्या होगा, प्योर कोवेलेंट इन नेचर, ये अपने नेचर में क्या होगा, प्योर कोवेलेंट होगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, PX3 AXX3 और ये आपके कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं वैसे ही आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। आप लोगों ने इतना याद कर लिया तो वो काफी है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। ये अगर इतना ही अगर आप लोगों ने कर लिया तो वो काफी याद है। अब इसका अगर मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, आप लोगों को पता ही होगा इसका स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूं एक पॉइंट, यहां पर हाइड्रोलाइसिस, ये मैं आगे फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन इस चीज को समझ लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ AX3 कंपाउंड, AX3 ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। इसका मुझे हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर हाइड्रोलाइसिस के लिए, तो अगर मैंने बात की यहां पर मैंने NF3 का हाइड्रोलाइसिस कराया, तो NF3 का हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर NF3 का हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर बनेगा HF और HF, रुको 2 मिनट, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बॉन्ड नहीं टूटेगा, वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर भी नहीं है, तो ये वाला आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अगर मैं बात करूं NCl3 का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, अमोनिया और HOCl गैस बनेगी, क्या बनेगा HOCl, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर PCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराया, तो PCl3 के हाइड्रोलाइसिस में फॉस्फोरस यहां पर +3 वाला है, तो +3 वाला एसिड बना दो, यहां पर H3PO3 बन जाएगा, +3 वाला एसिड बन गया, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा रिएक्शन, कोई ज्यादा उतना टिपिकल रिएक्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं पेंटा हैलाइड में अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं इसकी भी बात कर सकता हूं, ध्यान से समझना। मैंने बात कर लिया ASCl3, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, H3ASO3 और HCl निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं SbCl3 का, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो SbOCl बनेगा, और SbOCl बनेगा जो कि आपका क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब ध्यान से समझना, अगर अब आप यहां पर ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल को अच्छे से जानते हैं, वो लगा सकते हैं। BiCl3 का अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, BiOCl और HCl बनेगा। फिर से वहीं पर ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर Sb मतलब Sb के X का मतलब Sb के हैलाइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अभी फिलहाल आप लोग ध्यान रखो, आगे मैं इसको
जब मैं कंपाउंड के साथ पढ़ाऊंगा तो काफी अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है, काफी अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस पूरा मैं एक रिएक्शन का पूरा ही लेक्चर बताऊंगा बच्चों, उसमें सबका हाइड्रोलाइसिस बताऊंगा। पहले जब आपका ग्रुप 15 खत्म होगा तो एक लेक्चर हमारा केवल और केवल हाइड्रोलाइसिस पे होगा, हाइड्रोलाइसिस पे होगा तो आपको सारे रिएक्शन याद हो जाएगी उसी टाइम, ठीक है। डोंट वरी फॉर दिस, ये मैं आपको याद कराऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन बस अभी इस चीज को समझो कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर ही आपका ऐसे ऐसे हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो और थोड़ी बहुत रिएक्शन याद करने की कोशिश करो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं यहां पर EX5 टाइप हैलाइड। EX5 टाइप हैलाइड क्या होता है बच्चों? EX5 टाइप हैलाइड, EX5 टाइप हैलाइड मतलब पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड। अब ध्यान से समझना, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ कैन नॉट फॉर्म, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ कैन नॉट फॉर्म EX5 टाइप हैलाइड, EX5 टाइप हैलाइड, ठीक है। और Bi में केवल और केवल कौन सा बनेगा? एक ही बनेगा, BiF5, ठीक है, जो कि आपका आयोनिक नेचर की वजह से बनेगा, ठीक है, आयोनिक नेचर की वजह से बनेगा। ये बात क्लियर रखना, ध्यान रखना, ठीक है। बस इसमें इसी चीज को ध्यान रखो। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मेरे पास इस टाइप का हैलाइड हुआ, जैसे मैं एज एग्जांपल ले लेता हूँ PCl5 का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसको उतना डिस्क्रिप्शन में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो PCl5 में क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर इज स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपका क्या होता है? स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक तो 90 डिग्री का एंगल भी है और साथ साथ 120 डिग्री का एंगल। एक बॉन्ड आपके दो टाइप के एंगल बनाता है और काफी ज्यादा स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। ये आपका स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से आपका PCl5 जो गैस होता है वो आपका बाद में आयोनिक सॉलिड में फॉर्म होता है, आयोनिक सॉलिड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर समझना, ये आपका प्लस तो ये माइनस, यहाँ पर जो ये आपका स्ट्रक्चर होगा वो आपका हाईली स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि Cl के बीच 90 डिग्री भी है और Cl के बीच 120 डिग्री भी है। यहाँ पर 90, यहाँ से 90, यहाँ पर 90, यहाँ से 90, हर जगह कम से कम 3 बॉन्ड अपीयर हो रहे, 3 बॉन्ड अपना एंगल लगा रहे और काफी ज्यादा, मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का सबसे ज्यादा है, 90 डिग्री। यहाँ पर 2 टाइप के एंगल है। यहाँ पर कितने टाइप के? एक तो 90 डिग्री का एंगल है, एक 120 डिग्री का एंगल है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? काफी ज्यादा स्ट्रैंड डेवलप इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है और ये अपने आप को डिसोसिएट करना चाहता है। और डिसोसिएट करने के लिए जैसे ही गैसेस फॉर्म में तो होता है, लेकिन जैसे ही सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये अपने स्ट्रक्चर को हटा लेता है और सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या आपका बन जाएगा? कंडक्टर फॉर ये यहाँ फिर आपका क्या शो करने लग जाएगा बच्चों? कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं PBr5, अगर मैं PBr5 की बात करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? PBr4 प्लस PBr6 माइनस, ठीक है। ये आपका सॉलिड फॉर्म। जब भी आपसे पूछे PCl5 सॉलिड तो इसका मतलब ये समझना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ये आपका होमवर्क है कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बना के मुझे भेजोगे बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू इसका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बना के भेजना है। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू वैलेंस VMCA, ऐसा लिखा था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं PI3 की तो PI5 की केस में क्या होगा? PI4 प्लस
और यहां पर हो जाएगा I माइनस। तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा केवल और केवल। ठीक है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पर एफ टाइप के हैलाइड की मैं बात करूं, तो यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, देखो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहां पर PF5, PCl5, PBr5 और PI5, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्यों? क्योंकि छोटे बॉन्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बस इस चीज को ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर कोई भी आपसे नहीं इतना पूछेगा। अब X5 में ये आपका कैसे बनेगा समझना, इसका हैलाइड का फॉर्मेशन मेथड, हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड बता देता हूं बच्चों मैं आपको। जैसे अगर मैंने फास्फोरस की रिएक्शन Cl2 के साथ करा दी, ठीक है, अगर मैं लिमिटेड अमाउंट में कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? PCl3। अगर मैं यहां पर इसकी रिएक्शन एक्सेस अमाउंट में करा दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा? PCl5। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारा Bi अगर X के साथ X3 के साथ रिएक्शन करेगा, Bi हमारा X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये Bi का तो आपका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, पेंटाहेलाइड, तो यहां पर क्या बन जाएगा? BiCl3। ठीक है, ये आपका बन जाएगा BiCl3। ठीक है, अगर मेरा नाइट्रोजन की रिएक्शन, ठीक है, ये मैंने कुछ रिएक्शनें लिखा दी NCl3 और NCl5 में आपको बनाना बताऊंगा, वो आपको आगे आएगा क्लोरीन एटम में। तो फिलहाल इसकी रिएक्शनें थोड़ी सी याद रखो, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सारी रिएक्शनें याद करवाऊंगा। आप लोग एक बार कोशिश करो, एक बार रीजन के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।